So yeah, hi people. I made a video yesterday about the same thing जिससे मैं अपनी वीडियो आज की स्टार्ट करने वाली हूँ. It was about कि आपकी लाइफ की जर्नी का आपका वो सबसे फेवरेट वर्जन कौन सा था जो आप थे कभी एज अ लड़की. Who was she that you were at a point of life? और एज अ बॉय हु वॉज ही दैट यू वर एट अ पॉइंट ऑफ लाइफ. आपका वो वर्जन जिसके कारण आपको नुकसान भी बहुत पहुंचा कहीं ना कहीं, बट स्टिल यू लव दैट वर्जन. द वर्जन ऑफ यू जिसे दुनिया की भाषा में भोला कहते हैं, जिसे दुनिया की भाषा में गाय कहते हैं, जिसे नाइव कहते हैं, जिसे चाइल्ड लाइक कहते हैं, जिसे बेवकूफ़ भी कहा जाता है, जिसे बेवकूफ़ कहकर रिडिक्यूल किया जाता है. बट मेरी भाषा में वो मासूम वर्जन होता है आपका, वो आपका सॉफ्ट वर्जन होता है, वो आपका काइंड हार्टेड वर्जन होता है, वो आपका वो वर्जन होता है जो क्लेवर नहीं होता है, जिसे दुनिया की चालाकियाँ आती नहीं हैं. तो आपका वो वर्जन कौन सा था? क्योंकि मेरा वो वर्जन जो था, जो थी, उसकी 2 फ़ोटोज़ मेरे पास हैं मेरे फ़ोन में. एक अभी कुछ वक्त पहले की है, और थोड़ी सी देर के लिए मेरी वो एनर्जी, मेरे अंदर का इनर चाइल्ड, मेरे अंदर की वो बच्ची बाहर आई थी जो मैं कभी बचपन में हुआ करती थी. वो जब उसे थोड़ी सी देर के लिए बहुत सेफ फील हुआ था तब वो बाहर आई थी. उस थोड़ी सी देर में मैंने कुछ मोमेंट्स एंजॉय किए थे, और एक नहीं 2-3 फ़ोटोज़ ली थी. उस एक फ़ोटो में मुझे मेरे अंदर की वो बच्ची दिखाई दी, मेरा इनर चाइल्ड, मेरी इनर चाइल्ड. और एक 2016, 17, 18 की, पता नहीं कब की, या 12-13 की, या आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, 2012-13 की होगी. एक फ़ोटो है, उसमें मैं छोटी होती थी. उस टाइम में भी मुझ में वो सॉफ्टनेस थी, वो फेमिनाइन सॉफ्टनेस जो हर लड़की के अंदर होती है, बट जिसे दुनिया बोल बोल के इतना रिडिक्यूल कर देती है कि एट लास्ट वो कहीं ना कहीं दबती ही है. हर लड़की के अंदर वो खो जाती है, अनटिल अनलेस आप उसे खुद रिवाइव करो, रिक्लेम करो, जगाओ. बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं या औरतें होती हैं, ऐसा मुझे लगता है, कि जिनके अंदर वो एसेंस, वो सॉफ्ट फेमिनाइन एसेंस सरवाइव कर पाती है. सो या ये वीडियो मैंने कल बनाई थी, बट आई डोंट नो, मैंने उसमें शायद इतनी क्लियरली नहीं बोला था, बिकॉज़ मैं अभी भी ना अपनी वॉइस रिक्लेम करना सीख ही रही हूँ. बहुत सारे साल मैं बहुत चुप रही हूँ, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में भी रही हूँ, बहुत डीप डिप्रेशन में. और अब जब मैं फिर से अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो कभी कभी मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन इतने सालों एक पैटर्न के अकॉर्डिंग जिया है, और वो फैमिलियरिटी ही ढूंढता है. बट कहीं ना कहीं मेरी कंसाइंस, मेरी सोल जानती है कि इट्स नॉट द फैमिलियरिटी विच आई नीड growth and expansion and different situations to grow into my higher self, that which I already am somewhere. So मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं उतनी खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊँ जितनी मैं तब किया करती थी जब मैं छोटी होती थी, 5th से 8th क्लास तक. उसके बाद तो धीरे धीरे दुनिया के तौर तरीके सीखना शुरू कर दिया था, और अपने दिमाग का कचरा कर लिया था. उसके बाद तो बस मेरी वीडियोस का कोई टॉपिक अभी तो नहीं होता है. अभी मैं अपने अंदर से बातें निकालना सीख रही हूँ, अभी मैं खुल के बोल पाना ही सीख रही हूँ. बट अभी जहाँ से मैंने शुरू किया था, तो आपका वो वर्ज़न कौन सा है जो आपको बहुत पसंद हो? भले ही मतलब कि सॉफ्ट वर्जन जो होता है ना हमारा,
उसके कारण हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली होती हैं, क्योंकि उसे दुनिया बहुत रिडिक्यूल करती है और उस एक अच्छा टारगेट होता है दुनिया के लिए कुछ भी करने के लिए। बट फिर भी जब आप उस वर्जन को देखते हो ना तो आपको बहुत प्यार आता है उस पर। पता है क्यों? मतलब वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना प्योर होता है। सो याद करने की कोशिश करना उस वर्जन को, आपको नाज आएगा उस पर, क्योंकि मुझे तो बहुत आता है। लाइक आई लव दोज 2 photos of mine, that soft feminine side. She is just gold. एंड कभी कभी मुझे विश्वास भी नहीं होता कि ये मैं हूँ, बट फिर मैं कर लेती हूँ कि हाँ हूँ तो मैं हूँ। सो या दैट एंड कुछ सेंस तो नहीं है इस बात का, ये होना था। एक तो ना मैं बातें भूल जाती हूँ, अब जब मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने लगती हूँ ना तो मैं बातें भूल जाती हूँ बीच में। सो या आई वाज सेइंग कि दैट सॉफ्ट फेमिनाइन साइड जो होती है ना हमारी, आई जस्ट रियलाइज्ड एक्चुअली मेरी सेल्फ लव जर्नी, हीलिंग जर्नी ना is all about realizing and remembering what I already am, or who I already was, who I was before I learned how to be or who to be। जब दुनिया ने मुझे बताना शुरू किया, my healing and self love journey is, और पता है मेरी नहीं, मुझे लगता है शायद सबकी ही इसी बारे में होती है कि हम सबकी हीलिंग और सेल्फ लव जर्नी इज़ ऑल अबाउट रिटर्निंग होम बैक टू आवर सेल्फ, आवर रियल सेल्फ। इट इज़ अबाउट कि हम खुद के पास वापस लौट आएँ, जो हम वाकई में हैं, जो हमारा रियल वर्जन है, जो हम तब थे जब हमने दुनिया की सिखाई बातें सीखी नहीं थी, जब हम सोसाइटल कंडीशनिंग से कंडीशनड नहीं हुए थे। जो मतलब एक रॉ मेटल होता है ना, ओर होता है, जो मेरे को अभी टर्मिनोलॉजी याद नहीं है जियोग्राफी की, केमिस्ट्री की, जो मैंने कभी पढ़ी है ज़िंदगी में मिनरल्स के बारे में। बट लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जो एक ओर होता है ना, कच्चा मेटल, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, जिसकी अभी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, कुछ भी आगे उसे कन्वर्ट नहीं किया गया है किसी बेटर फॉर्म में। वो जो कच्चा फॉर्म होता है ना हमारा, जो रियल कोर इनसाइड जो हमें, ऊपर से तो हम बहुत सारी लेयर्स लगा लेते हैं, द वे वी स्पीक, द वे वी वॉक, द वे वी कैरी आवर सेल्फ, द वे वी ड्रेस, द वे वी प्रेजेंट और प्रोजेक्ट आवर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। जब हमें ये समझ आता है कि दुनिया कैसे वो करती है, उसके बाद में हम अपने तौर तरीक़ों में जो बदलाव कर लेते हैं, एक नकाब बनाते हैं बहुत खूबसूरत सा दुनिया के सामने खुद को प्रेजेंट करने के लिए, ताकि हम दुनिया में फ़िट इन हो सकें। उस नकाब को छोड़ के जब आप अपनी कोर सेल्फ, जो आप अंदर से हमेशा होते हो, जो आप तब भी रहते हो जब आप ये नकाब पहने रखते हो, उस कोर सेल्फ के पास वापस लौट जाना ना, वही हीलिंग है। और आई बिलीव कि हम सब के लिए हीलिंग ये सेम ही होती है। और जब ये हीलिंग होती है उसके साथ साथ सेल्फ लव जर्नी, मतलब ये दोनों ऐसे लाइक साथ साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे ना, हील करना पता है क्या है बेसिकली, आप अपना, आई नीड दिस क्लोजर, बेसिकली आप अपना सच याद करने की कोशिश कर रहे हो, आप रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो वो सच जो आपके अंदर ऑलरेडी है। सो दैट इज़ लाइक हीलिंग जर्नी, कि आप अपना सच रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो बस। और जब आप, मतलब ये जो हीलिंग जर्नी है ना, इसमें आप जितना ज़्यादा अपने सच को रियलाइज़ करने की कोशिश करते जाते हो, उतना ज़्यादा आपका वो सेल्फ, आपके ब्रेन की मेमोरी का वो पार्ट जो, मतलब आपके ब्रेन की मेमोरी, जो मेमोरी उस लाइफ की जो अब तक आपने जी है, वाइल एज अ सोसाइटली कंडीशन बीइंग, वो मेमोरी आपको क्वेश्चन करेगी। जितना ज़्यादा आप खुद को हील करने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप अपना सत्य, अपना ट्रुथ, अपना सच पहचानने की कोशिश करोगे ना, उतना ज़्यादा आप ही के ब्रेन के अंदर की वो मेमोरी उस लाइफ की जो अब तक आपने एज अ पर्सन जी है, जो कि सोसाइटली कंडीशन था, वो मेमोरी आपको क्वेश्चन करती रहेगी। तो आपको लाइक
what I experience on daily basis, every day, throughout the day, throughout the whole day, कि मैं कोई एक चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं, ठीक है, नया डिफरेंट वे में, और मेरा ही ब्रेन मुझे क्वेश्चन कर रहा है कि मत कर मत कर मत कर मत कर, कंप्लीट रेजिस्टेंस, कंप्लीट पुल बैक, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे ही अंदर से ये दो आवाज़ें कैसे आ रही है. सो दैट इज़ हीलिंग, दैट इज़ ट्रू हीलिंग. और पर पता है मतलब इस चीज़ को खुद करना, प्रैक्टिस करना, कि आप अपना सत्य, अपना ट्रुथ, एक्चुअल ट्रुथ एम्बॉडी करने की कोशिश कर रहे हो. लाइक आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ तो होना शुरू हो जाता है. आप फिर उस रियलाइजेशन को पहले डिनाई करते हो कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मैं ये थोड़ी ना हूँ, ऐसे करते हो. ये होना बुरा होता है, ये होना अच्छा नहीं होता, ये होते हैं तो दुनिया अपनाती नहीं है. आपका सत्य जब आपको रियलाइज़ होता है ना, तो उसके बाद फर्स्टली आप डिनाई ही करते हो. क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सोसाइटली कंडीशनड थॉट्स और नरेटिव्स भरे होते हैं. उन नरेटिव्स के बेसिस पे आप अपने रियल सेल्फ को जज करने लग जाते हो, और इसलिए आप उसको एम्बॉडी नहीं कर पाते. आप अपने ट्रुथ का एक तो रियलाइजेशन होना इज़ लाइक फर्स्ट स्टेप. फिर उस ट्रुथ को पहचानना, अपनाना अवेयरली, लाइक दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, एंड इट इज़ हार्ड. क्योंकि आपको खुद से लड़ना पड़ता है, अपने दिमाग से लड़ना पड़ता है कि नहीं भाई, वो सब चीज़ें जो हमें सिखाई गई हैं वो गलत हैं. और अपना आप होना इज़ नॉट अबाउट सही या गलत, इट इज़ अबाउट कि आप होते हो, आप जो होते हो वो होते हो. वो उसे सही या गलत के कटघरों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, उसे अच्छा या बुरा होने की ज़रूरत नहीं है. वो बस होता है, जो भी जैसा भी है. और फिर आप अपना सत्य पहचानते हो. फिर आप, क्योंकि आपने इतने साल एक झूठ जिया होता है ना, हम सब ये करते हैं, एक प्रिटेंस का मास्क पहन कर रहते हैं. हम वो शख्स बनकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं जो कि दुनिया में फिट इन हो सके, जिससे दुनिया राज़ी रहे, जिससे दुनिया खुश रहे, जो सबका अच्छा बन के रहे, सबके साथ अच्छा बन के रहे, ताकि वो सेफ़ रह सके. हम सब ये करते हैं. एक बार हम बच्चे होते हैं ना, तब हम सच्चे होते हैं, जो होते हैं जैसे होते हैं ना. बस नहीं पसंद मुझे तो नहीं पसंद, ये काम नहीं पसंद तो नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और ये चीज़ नहीं पसंद तो नहीं खाऊँगा. या मतलब बहुत क्लियर होते हैं कि जो पहनना है वो पहनना है, जो खाना है वो खाना है, जो करना है वो करना है, जब मन कर रहा है जो करने का वो कर रहे हैं, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहे. ऐसे होते हैं जब हम बच्चे होते हैं. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमें दुनिया सिखाती है कि नहीं, ऐसे नहीं होना होता, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें लोग पसंद नहीं करेंगे और छोड़ के चले जाएंगे. और ये जो एक डर होता है ना कि लोग छोड़ के चले जाएंगे, ये इतना डरावना होता है ना एज अ बच्ची, कि आप किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को करने के लिए कन्विंस हो जाते हो. इवन अपना आप तक खोने के लिए कन्विंस हो जाते हो, कि अपना सच तक खोने के लिए कन्विंस हो जाते हो, कि कुछ भी झूठा बन के जी लेंगे सिर्फ इसलिए कि अकेले ना रह जाएं, कि लोग छोड़ कर ना जाएं. पर जैसे जैसे आप वो ज़िंदगी जीते जाते हो ना, जब आप बच्चे होते हो तब तो आपको कॉस्ट पता नहीं होती कि अपना सत्य छोड़ देने की कॉस्ट क्या है. आप तब तो आपको ये दिख रहा होता है कि बस मैं अकेला नहीं रह जाऊँ या अकेली नहीं रह जाऊँ, अब मेरे आसपास लोग रहें. लेकिन जैसे जैसे आप वो ज़िंदगी जीते हो, आपको समझ में आता है कि अगर आप अपने साथ ही सच्चे नहीं रहोगे ना, तो आप हज़ारों लोगों के बीच होकर भी अकेले ही होगे. क्योंकि ये हज़ारों लोग आपके झूठ के बेसिस पे इकट्ठे हुए हैं आपकी ज़िंदगी में. ये सच नहीं है. और हो, कितनी गहरी बात कह दी मैंने. और आपके सच के बेसिस पे कौन आपके साथ होगा, कौन नहीं होगा, वो तो आपको तब पता चलेगा जब आप अपने सच को एम्बॉडी करने की हिम्मत कर पाओगे. आपको धीरे धीरे झूठ की ज़िंदगी जीकर ये आप जब झूठ की ज़िंदगी जीते हो ना, तब आपको अपने सत्य की वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होती है. और फिर आपका काम होता है कि फर्स्ट थिंग होती है, आपको आपका ट्रुथ रियलाइज़ हो गया. सेकंड थिंग होती है कि भाई आप मतलब उसको एक्सेप्ट करो. और उससे पहले बीच में स्टेट आती है कि आप डिनायल में जाते हो, अपने कंडीशनिंग, इंटरनल मेंटल कंडीशनिंग से लड़ रहे हो, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, उससे फेस ऑफ कर रहे हो, अपने आप को कन्फ्रंट करते हो.
फिर आप एक्सेप्ट करते हो, फिर आपको समझ आता है कि यार बॉडी में और माइंड में, ब्रेन में तो एक मेमोरी है इतने सालों की, वो तो उसी मेमोरी के अकॉर्डिंग काम करने की आदी है। ब्रेन क्योंकि पैटर्न्स ढूंढता है, फैमिलियरिटी ढूंढता है, तो वो उसी तरीके से काम करना चाहता है। फिर आपको जब ये चीज़ समझ आती है तो आपको समझ आता है कि भाई ये तो मुझे समझ आ गया कि मैं जो बन के अब तक जिया या जी वो मैं हूँ तो नहीं, और इसीलिए मुझे कभी किसी चीज़ से पूरी तरह फुलफिलमेंट नहीं मिलती थी, इसीलिए मेरे को बहुत सारे एडिक्शंस हो गए थे कोई भी तरीके के। तो अब इस सब का सोल्यूशन ये है कि भाई मैं अपना रियल सेल्फ होकर अपनी ज़िंदगी जीऊँ, तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने रियल सेल्फ को, मुझे वो सब कुछ अनलर्न करना पड़ेगा, वो सारे झूठ अनलर्न करने पड़ेंगे जो इतने सालों मैंने सीखे, मुझे दुनिया ने सिखाए और मैंने उन्हें प्रैक्टिस किया। जब आपको ये समझ आता है तो आप तीसरा स्टेप करते हो कि अपने ट्रुथ को एम्बॉडी करना, और ये सबसे हार्ड स्टेप होता है, या मुझे नहीं पता इसके आगे भी हार्ड स्टेप होंगे, बट मैं अभी यहाँ पे हूँ थर्ड स्टेप पे, जहाँ पे मैं अपना ट्रुथ एम्बॉडी करना सीख रही हूँ। एंड सच बोलूँ वाट लग जाती है भाई, just one moment guys, I need some water to speak this. जब आप अपना सच एम्बॉडी करना शुरू करते हो तो आप अपने आप को हील कर रहे हो। तो मेन पार्ट जो है ना आपकी जर्नी का यहाँ पे, कि आपको पता है आपका सच, ठीक है, आपको यहाँ पे डाउट्स आएंगे बहुत सारे कि ये मेरा सच नहीं है, ये मेरा सच नहीं है, ये मेरा सच नहीं है, ये मेरा सच है क्या। बट मेन थिंग जो मैंने अभी जस्ट आज सुबह रियलाइज़ की, जो मैंने खुद से बोली थी, कि तेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तेरे को अपना सच नहीं पता, तेरी प्रॉब्लम ये है कि इतने साल सोसाइटली कंडीशन्ड इंसान की तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने के बाद अब तुझसे ये हिम्मत नहीं हो पा रही है कि तुझसे अपना सच एम्बॉडी करने की हिम्मत नहीं हो पा रही। तेरी प्रॉब्लम ये है, तेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तेरे को अपना सच नहीं पता, तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू अपना सच एम्बॉडी करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। ये चीज़ मैंने सुबह खुद को बोली है, और अभी भी जस्ट 5 मिनट पहले मैं खुद को यही बोल रही थी कि इट्स अबाउट डेयरिंग टू ब्रेक ऑल द पैटर्न्स दैट यू केप्ट फॉलोइंग फॉर ऑल ऑफ योर लाइफ। और तू इसीलिए फॉलो कर रही थी उन्हें क्योंकि तेरा ब्रेन तुझे सेफ रखना चाहता था। तो अब जब तू उन पैटर्न्स को ब्रेक करेगी तो तेरे को डर लगेगा, और शायद वो सही भी है कि हाँ शायद सारी दुनिया तेरे अगेंस्ट हो जाए। वो सारे लोग खासकर जिन्हें तो पहले बहुत अच्छी लगती थी उन्हें तो बिल्कुल पसंद ना आए, क्योंकि अब तो वो नहीं बन रही जिसे उन्होंने इतने साल जाना है, पहचाना है, जिससे वो इंटरेक्ट करते रहे हैं, जिससे उनका रिश्ता था, जो उन्हें पसंद थी, वो लड़की अब तो नहीं रहेगी। ये बात मैंने खुद को समझाई है सुबह, ठीक है। बिकॉज़ आपको अपने ब्रेन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मेरे ही ब्रेन का पार्ट है मेमोरी जो मुझे पुल बैक कर रही है, और मुझे नहीं जाना है उधर, मैं नहीं हूँ वो इंसान। और ये आपका हीलिंग प्रोसेस है कि जहाँ पे आप अपने ट्रुथ को, अपने सच को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हो, और आप ही के ब्रेन का वो मेमोरी पार्ट जो उस इंसान से एसोसिएटेड रहा है, जो कि सोसाइटली कंडीशन था, वो पार्ट, वो मेमोरी आपको क्वेश्चन करती रहती है, डाउट करवाती रहती है खुद पे, और आपको कंटिन्यूसली उसको फेस करना पड़ता है। फेस ऑफ कर करके आपको एक नया पैटर्न, एक नई तरीके से अपनी ज़िंदगी हर एक मोमेंट में, मैं अभी बोल रही हूँ ना, मैं नहीं बोलती थी इतने साल, और इसीलिए मैं ओवर थिंक करती थी, क्योंकि मैं अंडर स्पीक करती थी, अंडर एक्सप्रेस कर रही थी इतने साल, इसीलिए मैं डिप्रेशन में थी। और अभी जो मैं कर रही हूँ अपने आप को एक्सप्रेस करना, एग्जैक्टली वीडियो बनाना बिना ये सोचे कि किसको क्या लगेगा, क्या पसंद आएगा, कौन क्या सोचेगा, कैसे परसीव करेगा, लोग क्या कहेंगे, बिना इस चीज़ की एक्चुअली परवाह किए अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये मैं एक पैटर्न ब्रेक कर रही हूँ अपने ही अंदर का। तो इसलिए इस टाइम पे मुझे डर लगना, डाउट आना, हिचक होना, ये सब ऑब्वियस है, बट मुझे वो सब मेरी मेमोरी पार्ट ऑफ माई ब्रेन से आ रहा है, और मुझे इस टाइम एज अ कॉन्शियस बीइंग अपने आप को कंटिन्यूसली ये बता के कि नहीं हम अलग करेंगे, अलग तरह से चीज़ें करेंगे, मैं उस पैटर्न को अभी ब्रेक कर रही हूँ। सो दिस इज़ व्हाट हीलिंग इज़ अबाउट।
जैसे जैसे आप हील करते हो ना, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने कहा था कि हीलिंग और सेल्फ लव जर्नी लाइक साथ साथ चलते हैं, है ना। सो इट इज़, पता है क्या, जैसे आप अपना सच रियलाइज़ करते हो ना, खुद को याद दिलाते हो कि कौन था तू, कौन थी तू उस सबसे पहले, जब दुनिया ने तेरे को बताना शुरू किया कि कौन है तू, उससे पहले तू कौन थी, वो बनना है तुझे। और इनफैक्ट वो बनना भी नहीं है तुझे, बस खुद को वो सब बातें भुलवानी है, अनलर्न करवानी है जो दुनिया ने तुझे सिखाई। तुझे अपने ऊपर से बस वो सारी चमड़ियाँ उतारनी है जो दुनिया ने इतने सालों तक तुझे खुद के ऊपर पहनना सिखाया। उसके बाद में तेरी नेचुरल स्किन, तेरी रियल स्किन, तेरा कोर अपने आप बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये सब बातें आपकी हीलिंग जर्नी में आप अपने आप को रियलाइज़ करवा रहे होते हैं ना, तो जैसे जैसे आप अपने आप को रियलाइज़ करवाते हो ना, तो देखो ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट लाइक सिर्फ मेंटल काम, सीरियस नहीं है, अंदर इमोशंस भी हैं। तो जैसे आप मेंटली अपने आप को ये सब रियलाइज़ करवाते हो ना, आपके इमोशंस उबल उबल के ऊपर आते हैं। एंड जैसे आपको रियलाइज़ होता है ना कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, दुनिया ने मेरे को इस तरीके से जीना सिखाया, मेरा आप ही मुझसे छीन लिया, मेरा रियल सेल्फ छीन लिया, मुझसे ट्रुथ छीन लिया, मुझे कन्विंस कर दिया कि मेरा ट्रुथ गलत है और मुझे एक झूठ बनकर जीना सिखा दिया। जब आपको ये चीज़ें समझ आती है ना जैसे जैसे, तो आपको रोना आता है, आपको गुस्सा आता है। पहले दुनिया पे आता है, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि आपको दुनिया पे नहीं है, आपको खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों मानी दुनिया की बात, मैंने क्यों किया वो सब जो दुनिया ने मेरे को सिखाया, मैंने क्यों बातें मान ली। फिर आपको रोना आता है, पहले आपको गुस्सा आता है खुद पे, पहले आपको दुनिया पे गुस्सा आता है, फिर आपको सच रियलाइज़ होता है, फिर आपको खुद पे गुस्सा आता है, फिर आपको रोना आता है। पहले तो आप दुनिया को गाली देते हो खूब सारी, क्योंकि ब्लेम करना ईजी, कुछ भी हमारी ज़िंदगी में जो है ना, हम इंसान सबसे पहले ब्लेम ही करते हैं, क्योंकि इट्स ईजी। खुद किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ हार्ड, बट दूसरे पे ब्लेम डालना इज़ ईजी। तो हम वही करते हैं। पहले तो दुनिया पे गुस्सा आता है, ये सब रियलाइज़ करने के बाद दुनिया को गालियाँ देते हैं, गंदी गालियाँ, कुत्ते हो तुम लोग, ये हो, दुनिया ऐसी है वैसी है, अच्छे से देते हैं। फिर धीरे धीरे जब दिमाग ढंग सही तरीके से चलता है और चीज़ें रियलाइज़ होनी शुरू होती हैं, फिर याद आता है कि यार दुनिया तो हमेशा ही ऐसी थी और सभी के लिए ऐसी है। हमें से कुछ लोग कन्विंस हो जाते हैं दुनिया के साथ और कुछ लोग नहीं होते। और देखो एज अ बच्चा अगर तुम कन्फ्यूज़ हो, एज अ बच्चा और एज अ टीनेजर तुम अगर कन्विंस हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें अवेयरनेस नहीं होती ना, हो जाता है, हो गया। बट जब तुम अपनी हीलिंग जर्नी में ये सब रियलाइज़ कर रहे होते हो, ठीक है, तो तुम्हें दुनिया पे गुस्सा आता है, फिर तुम्हें रियलाइजेशन होता है, और अच्छा तो तुम्हें खुद पे गुस्सा आता है, फिर तुम खुद से बहुत लड़ते हो, नफरत करते हो, ऐसे गुत्थम गुत्था अपने आप से चल रही होती है कि यार तू पागल है क्या, तूने क्यों किया ऐसे। फिर धीरे धीरे तुम्हें खुद पे दया आनी शुरू होती है, और रियलाइज़ जैसे जैसे तुम्हें और इंट्रोस्पेक्ट करते हो, चीज़ें समझ आती हैं कि ठीक है तू बच्ची थी, तेरे को समझ नहीं थी, और ये वो ऐसे। फिर तुम खुद से एम्पैथाइज़ करना शुरू करते हो, तुम्हें खुद की तरफ बहुत कंपैशन फील होता है। फिर तुम मतलब ऐसे दया वाला फेस चल रहा होता है तुम्हारा, में रोना होता है कि यार मेरा बाबू तूने, मतलब तुम्हें खुद के लिए ऐसे होता है कि लाइक वो जो बच्चा, वो इनर चाइल्ड, वो टीनेजर जब तुम मतलब थे, तुम्हें उस सब पे दया आती है कि यार ऐसे, है ना। फिर तुम उसको माफ़ करते हो। इमोशंस चल रहे हैं, ये चल रहा है मेंटली, मतलब चल रहा है, फिज़िकली भी एक तुम्हारी मतलब दुनिया जो तुम कर रहे हो काम, वो सब चल रही है ठीक है। मेंटली तुम्हारा माइंड, तुम्हारा ब्रेन फिर से मतलब खुद को रीवायर कर रहा है यहाँ पे इस स्टेज पे, और इमोशंस तुम्हारे अलग ही चल रहे हैं इमोशनल सिस्टम में कि क्या हो गया ये, ठीक है। तो इमोशंस आ रहे हैं, पहले गुस्सा था, फिर अब दया आती है, फिर तुम खुद को माफ़ करते हो, और तुम खुद को माफ़ करते हो ना। अब ये सारे प्रोसेस जो हो रहा है ना, ये इमोशंस, तो इसके ड्यूरिंग तुम कंटिन्यूसली खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो। जैसे जैसे तुम मतलब खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, है बड़ा इंटरेस्टिंग कि मतलब तुम खुद को जान रहे हो, पूरी ज़िंदगी तुमने सब किया, सब चीज़ों में तुम्हारा ध्यान भारी ऐसे मतलब फैला होता है, पहली बार तुम खुद को सच्ची अच्छी तरीके से जानने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, देखो तो काफ़ी इंटीमेट प्रोसेस है, एक्चुअल लव हैपनिंग देयर इन योर सिस्टम, कि तुम खुद से प्यार करने की कोशिश कर रहे हो, कि तुम खुद के लिए मौजूद हो रहे हो, कि तुम खुद को सुन रहे हो, कि तुम खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइक प्रेजेंस, ट्रू प्रेजेंस, योर ट्रू अनडिवाइडेड अटेंशन, दैट इज़ लव। ये हम कहते हैं ना प्यार प्यार प्यार, कुछ नहीं,
प्यार इज़ नॉट गुलाब, रंग, गुलाब, चॉकलेट्स, ये सब प्यार नहीं होता। प्यार होता है कि आप अपना ध्यान, कंप्लीट अनडिवाइडेड अटेंशन, क्या आप किसी इंसान को, किसी आइडिया को, किसी भगवान को दे सकते हो क्या किसी मोमेंट में। जैसे अभी जो मैं ये काम कर रही हूँ ना, वीडियो बनाने का, खुद को एक्सप्रेस करने का, दिस इज़, आई एम प्रैक्टिसिंग लव, दिस इज़ एन एक्ट ऑफ लव, दिस इज़ इंटीमेसी, this is sacred sex. If you have that understanding to understand what actually I am trying to convey when I use the term intimacy and sacred sex, आप completely अपनी undivided attention जब किसी चीज़ को देते हो ना, complete presence, that is pure state of love. वो होता है प्यार। और ये जो प्रोसेस है ना, जहाँ पे आप हीलिंग कर रहे हो तो खुद को जानने की कोशिश करते हो, लाइक आई कांट इवन एक्सप्रेस। जो ऑर्गेज़म आपने आज तक वर्ड सुना है ना कि फीमेल बॉडी मेल बॉडी में हो रहा है, ऑर्गेज़म होता है वो प्लेजरेबल सेंसेशन जहाँ पे आपको और कुछ महसूस नहीं होता, काइंड ऑफ मेडिटेटिव स्टेट आप एक तरह से डिस्कवर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपका माइंड कुछ नहीं सोच रहा जितनी देर वो 10 सेकेंड या डिफरेंट होता है अलग अलग बॉडी में, उतनी देर के लिए आपको कुछ नहीं सोच रहा। दैट इज़ लाइक ऑर्गेज़म स्टेट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेटिव स्टेट। तो जब आप खुद को जानने की कोशिश करते हो, अपना कंप्लीट अनडिवाइडेड अटेंशन, अपनी कंप्लीट प्रेजेंस खुद को सरेंडर करते हो, ठीक है, that is devotion, that is bhakti to self, that is bhakti and that is honor to your inner Shiva, your inner Shakti, ठीक है। और this is so beautiful, I am just loving to express all this, ठीक है। तो जब आप वो करते हो ना, that is very intimate thing, that is actually what love is। जब आप ये करते हो, जैसे जैसे आप खुद को पहली बार जानना शुरू करते हो ना, आज तक आपने अपने आप को पहचाना होता है दूसरों की नज़रों से, दूसरों के नज़रियों से, दूसरों की परिभाषाओं से। दुनिया ने जब आपको आपके बारे में जो बताया, जो दिखाया, आपने वो माना, वो जाना, वो अपनाया, वो खुद को बताया और आप लगातार बताते गए, वो आपका मंत्र बन गया। दुनिया ने आपको आपके बारे में जो बताया कि ऐसा बनोगे तो लोग प्यार करेंगे, आपने उस चीज़ को अपनाया, माना, एक्सेप्ट किया, और वो चीज़ आपने कॉन्स्टेंटली खुद को बोली, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने ब्रेन में वो चीज़ कॉन्स्टेंटली खुद को बोली, अपने बिलीफ सिस्टम को यकीन दिलाया कि हाँ ऐसे ही होना होता है, और वो आपका मंत्र बन गया। वो मंत्र आपने बिना बोले, बिना उच्चारण किए, बिना कॉन्शियसली रियलाइज़ किए कि आप उसे रिपीट कर रहे हो खुद के सिस्टम से, आपने उसको चैंट किया इतने साल, आपने हज़ारों माला जप कर दिए खुद के लिए, खुद को एक फॉर्म में बनाने के, ठीक है। और अब जब आप खुद को उससे बाहर निकाल रहे हो ना, दैट इज़ हीलिंग, ठीक है। और जैसे जैसे आप हील करोगे, आपको हज़ारों इमोशंस, सब कुछ उबल उबल के से लबालब आप भरे पड़े उस इमोशंस के सागर से, आपको वो सब बाहर आएगा। जैसे जैसे आएगा आप खुद के करीब जाते जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेल्फ लव जनरेट होता है कि जैसे जैसे आप खुद को जानोगे, पहचानोगे, आपको खुद पे गुस्सा आएगा, फिर दया आएगी, फिर आप खुद को माफ़ करोगे, अपनाओगे। और देखो, माफ़ कर लिया, अपना लिया ना, तो प्यार हो गया। दैट किसी को माफ़ करने के लिए, मतलब जो स्टेट है ना, जो एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस, इट इज़ एक्चुअली a testimonial or a proof of presence of love actually being present there। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिल में ना एक प्यार का एसेंस, एक प्यार का बीज आपके अस्तित्व में होना ज़रूरी है, तभी आप माफ़ कर सकते हो किसी को भी, खुद को चाहे दुनिया को। जब भी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि I was in depression for all these years because certain people of my life
made me, forced me verbally, behaviorally to become someone else that they wanted me, they expected me to be, so that their life runs smoothly, conveniently, and they don't have to become that higher version of themselves which would have been needed to take care of the real version of me. जब मुझे ये सब रियलाइज़ हुआ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था टू फॉरगिव दोज पीपल, बिकॉज मेजरली इट वाज people which can be counted on one or two finger, but minorly you can say in a generalized way it was a lot of people, and I was really very attached to all of them. और मुझे अब तक मैं खुद को ये बोलती हूँ कि यार इतनी मेरी औकात नहीं थी. मैं भगवान जी से जब बात करती हूँ तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि भगवान जी इतनी मेरी औकात नहीं थी कि इतने लोगों को मैं माफ़ कर दूँ. बिकॉज आपको रियलाइज़ होता है ना कि आपको रियलाइज़ होता है कि आपके नर्वस सिस्टम और आपका बिलीफ सिस्टम कितने सारे टर्मोइल्स, कितने सारे हार्म्स से गो थ्रू है बिकॉज ऑफ मैनी अदर पीपल who would have played their role better at a time when you yourself were not aware that much or aware enough to take your own life decisions. जब आपको ये रियलाइज़ होता है ना तो कि कुछ लोग मतलब आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं आपकी लाइफ में कि भाई ये लोग थोड़ा ढंग से काम कर सकते थे इन पर्टिकुलर चीज़ों पे, एटलीस्ट तब जब मैं खुद इतनी अवेयर नहीं थी. जब को वो चीज़ रियलाइज़ होती है तो मतलब इट शोज़ यू कि भाई डायरेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे तो कम से कम मेरी गलती नहीं थी. और कहें इन वन वे, बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, इन वन वे मैं ये मानती हूँ कि इंसान अपनी ज़िंदगी का हर इंसान अपनी ज़िंदगी के हर पल के लिए खुद जिम्मेदार होता है. बट एट अ स्टेज जहाँ पे भले ही आपके अंदर डिवाइन कॉन्साइंस का एक हिस्सा है, आपके अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा का ही एक अंश है, भले ही दैट इज़ इन यू, बट स्टिल एज अ ह्यूमन अभी तक आपको रियलाइज़ नहीं हुआ ना कि भी आपके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का हिस्सा है. और वैसे आपको कोई बोल दे कि आप बेटा तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा का हिस्सा है, तो तुम मानते नहीं हो. लेकिन तुम्हें अभी उस स्टेट पे जहाँ पे तुम्हें एज एन इंसान वो रियलाइज़ नहीं हुआ एज ह्यूमन बॉडी, तो उस स्टेट पे तुम्हारी अवेयरनेस भी कम है, अंडरस्टैंडिंग कम है, काफ़ी मतलब फ्रेजाइल स्टेट है ना. उस स्टेट पे तो एटलीस्ट कुछ और लोग होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तुम्हारा ढंग से ध्यान रख लें. पर तुमको जब रियलाइज़ होता है ना कि भाई वहाँ पे ही तो रखना था, वहाँ पे भी नहीं रखा, वहाँ पे भी बस एक काम की तरह कर दिया. काम थोड़ी हूँ मैं जिसे बस कर दिया और छोड़ दिया. सो इस पर मैं ज़्यादा भी बात नहीं करूँगी, बट आई एम समवेयर कन्वेइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो जब आपको वो समझ आता है ना, उसके बाद में किसी को माफ़ करना ना, दैट इज़ लाइक कैसे जब आपको वो समझ आता है तो आप इस स्टेट पे होते कि भगवान जी गलत हुआ मेरे साथ, समझूँ भी मैं ही, अपने आप को भी मैं समझूँ, दूसरों को भी मैं ही समझूँ, और उसका ना माफ़ कर दूँ मैं. मतलब ये क्या करवाना चाह रहे हो, इतनी तो बच्चा हूँ आपका, बच्ची ही हूँ ना, छोटी हूँ, इतना कैसे करूँगी, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो आप मुझसे. लाइक मेरी तो लिटरल फाइट हुई थी भगवान जी से, क्या चाह रहे हो आप. बट देन आई रियलाइज्ड कि किसी और को माफ़ करके आप उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपनी कंसाइंस, अपने अटेंशन को फ्री कर रहे हो.
आज़ाद कर देते हो, आप किसी और को माफ़ करके अपने आप को आज़ाद कर देते हो। यही रियलाइजेशन मुझे कई साल पहले भी हुआ था। एक दोस्त को माफ़ करना था, जो जस्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड होती थी वो लड़की, बट मेरी लाइफ में सर्टेन सिचुएशंस चेंज हुई और उसका बिहेवियर मेरी तरफ चेंज हो गया, मेरा उसकी तरफ चेंज हो गया। शायद मेरी भी गलती थी, बट एज़ फार एज आई अंडरस्टूड और इंटरप्रीट इट नाउ, उसकी गलती थी वहाँ पे कि भाई आपको कोई भी कुछ भी आके मेरे बारे में बोलेगा और आप मान लोगे और आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आपके अपने थॉट प्रोसेसेस चेंज हो गए थे मेरी तरफ, तो मुझे तब भी उस लड़की को माफ़ करना पड़ा था। एक और दोस्त ने मेरे बारे में गलत बात की थी, उसको मुझे माफ़ करना पड़ा था। लाइक मैं लड़की हूँ और कोई लड़का दोस्त बनता है, उसके बाद में भाई मेरे लिए तो तुम दोस्त हो, लेकिन तुमने अपने दिमाग में अगर कोई अलग गलत गंदे आइडियाज़ भर रखे हैं और वो चीज़ तुम कोई और दोस्तों को भी बोल रहे हो और गलत तरीके से बात कर रहे हो, और वो दोस्त फिर मुझे बता रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा बोला है, तो मेरे बारे में सोचो कि मुझे कितना बुरा लगेगा कि भाई मेरा तो मतलब प्योर इंटेंशन था ना सब कुछ, मेरी तो दोस्ती क्लीन प्योर थी तुम्हारे साथ, तुम बेवकूफ़ गधे कहीं के। ठीक है, तो मतलब तब भी मैंने ये माफ़ किया था, तब भी मैंने खुद को ये बोला था कि जब आप किसी को माफ़ करते हो ना, तो आप उस इंसान के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, आप खुद को आज़ाद कर रहे हो। तब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कि 7-8 साल पहले की बात है, बट अभी मेरे को मतलब ये चीज़ समझ आती है ना, तो मैं बताती हूँ कि आपकी जो कंसाइंस है ना, आपकी अटेंशन वो अटकी रहती है वहीं। जब आपको किसी पर गुस्सा रहता है ना, तो वो वहीं बार बार, आप कुछ भी काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, आपका ध्यान बार बार वहाँ जाएगा कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसे किया, इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया, इसके कारण मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी, कुत्ता ये, वो ये, फलाना ये। दोस्त ऐसे होते हैं, सारे दोस्त ऐसे होते हैं, जिन लोगों के रिलेशनशिप में ऐसे कुछ हो जाता है वो ऐसे होते हैं, दुनिया को प्यार नहीं आता, बहुत सारा कचरा होता है। ठीक है, बट जब आप किसी को माफ़ कर देते हो कि ठीक है, इसने, ये एक दूसरा मनुष्य, ये मुझसे अलग है, मैं यहाँ हूँ और ये दूसरा मनुष्य, इसने जो भी करना था, जो भी इसने वो किया, लेकिन क्या अब इसके साथ कुछ करने से मेरा कुछ हो जाएगा? नहीं। और दूसरा कि मैं क्यों अपने आप को वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस दूसरे इंसान पे गुस्सा करके। मतलब मुझे क्या चाहिए? हीलिंग, शांति। वो मुझे किससे मिलेगी? एक तो इसको छोड़ दूँ, जो मैंने खुद को इससे अटैच कर रखा है ना अभी भी, वो स्ट्रिंग मैं काट दूँ, कॉर्ड कट कर दूँ, इस इंसान को जाने दूँ, अपनी कंसाइन से इसको हटा दूँ, माफ़ कर दूँ, गया, चला गया। अब खुद को क्या सबक सिखाऊं कि ऐसा दोबारा ना हो, उसके लिए मैं अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ा लूँ। मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करे या ना करे, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल हैज़ हिज और हर फ्री विल। तो कोई इंसान, हर किसी को ये अलाउंस है फ्रॉम द डिवाइन कि आप जैसे अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, जैसे इंसान बनना चाहते हो, जो बिहेवियर करना चाहते हो वो करो। ठीक है, अब उसके बाद में मैं किसी से एक्सपेक्ट करूँ कि भाई वो ऐसे ऐसे रहे मेरे साथ, ऐसा, अगर मेरे दोस्त हो तो ऐसे हों, मेरे परिवार वाले हों तो ऐसे हों, मेरा लवर हो तो ऐसा हो, मेरे ऑफिस वाले हों या को टीम जो भी मेरे साथ काम करते हैं वो लोग ऐसे हों, मैं एक्सपेक्टेशन रखती हूँ, तो मैं ऑलरेडी खुद के लिए एक ट्रैप बना रही हूँ, एक ग्राउंड सजा रही हूँ अपने आप को हर्ट करने के लिए। दैट इज़ बेवकूफ़ी। एक्सपेक्टेशंस जो वर्ड है उसको रिप्लेस कर दो स्टैंडर्ड से, कि आप मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं किस तरीके का बिहेवियर एक्सेप्ट करके आपको रिस्पॉन्ड बैक करूँगी वो मेरे कंट्रोल में है। आप मेरे से बदतमीज़ी से बात कर सकते हैं, ये आपकी पावर है। मैं उस बदतमीज़ी वाले व्यवहार, वर्बल व्यवहार पे या बिहेवियरल व्यवहार पे रिस्पॉन्ड करूँगी या नहीं, ये मेरी मर्ज़ी है। तुम मुझे बोल के देखो कुत्ती कुत्ता, मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करूँगी। बहुत सारे लोगों में ये कॉमन वर्ड होता है ना कि बेस्ट फ्रेंड्स तो कुत्ता कुत्ती गाली से बुलाते हैं, मेरे साथ नहीं चलेगा। आई विल नॉट रिस्पॉन्ड, आई विल नॉट टॉलरेट। तुम अपने लिए स्टैंडर्ड्स तैयार कर सकते हो, एक्सपेक्टेशंस को स्टैंडर्ड से रिप्लेस कर दो, ज़िंदगी बदल जाएगी। बिहेवियरल टिप्स टू मेक योर लाइफ बेटर। ठीक है, सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम माफ़ करने की बात कर रहे थे। तो जो आपको रियलाइज़ होता है ना आपकी हीलिंग जर्नी में, ये बड़ा वाला पॉइंट, कि एक पॉइंट ऑफ माय लाइफ था जहाँ पे मेरी जिम्मेदारी नहीं थी खुद को संभालना, किसी और की थी।
वहाँ पे भी अगर कोई इंसान ग्लिच कर गया तो अब मेरे को गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बट मुझे माफ़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अगला इंसान भी पहली बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, और हर कोई मेरे जितना इमोशनली इंटेलिजेंट हो ये ज़रूरी नहीं। तो ये बात तो हर इंसान को मतलब खुद को आपको सिखानी पड़ती है कि जब आप हील हो रहे होते हैं ना, कि अगर आपको वो चीज़ें गलत दिखाई दे रही हैं जो इतनी सारे लोगों इतनी जनरेशन्स को गलत नहीं दिखाई दी, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो उन सारी जनरेशन से, आप इमोशनली मैच्योर हो, और इसीलिए आपको इस तरीके के लाइफ एक्सपीरियंसेस दिए गए हैं। बिकॉज वट एवर रूल्स अबव ऑल द ह्यूमैनिटी न्यू दैट यू कैन हैंडल इट। आप उसको भगवान बोल लो, यूनिवर्स बोल लो, नेचर बोल लो, डिवाइन बोल लो, जो मर्ज़ी आप नाम दे लो, उसको पता था कि भाई आप संभाल लोगे, आप में है इतनी क्षमता, इसीलिए आपको ये लाइफ एक्सपीरियंसेस दिए गए। लेकिन अब आप हीलिंग जर्नी में हो, तो आप ये सब रियलाइज़ करके मेन चीज़ आप करते हो कि उनको माफ़ कर देते हो, जो भी लोग हैं, ठीक है। और उनके लिए अच्छा ही कि भाई तुम अगर ट्रुथ रियलाइज़ कर रहे हो यहाँ पे भी, तुम्हें रियलाइज़ हो रहा है कि तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है, इमोशनली मैच्योर हो, तुम वो नहीं है, तो भगवान से यही प्रे करोगे कि भाई इनको भी वो इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करवाएं। बट तुम खुद को उनसे डिटैच कर लोगे, क्योंकि देखो यही है लाइफ में, कोई भी एक्सपीरियंसेस आए तुम्हें करना क्या है कि एक तो तुम्हें एट लास्ट तुम्हें खुद को ये बताना है कि मैं यहाँ हूँ और हर चीज़ मुझसे दूर हो सकती है अगर मैं उसे करूँ। कोई भी चीज़ मेरी आइडेंटिटी डिफ़ाइन नहीं कर सकती, ना तो करती है और ना कर सकती है, जब तक मैं खुद उसे अलाउंस ना दूँ। तो खुद को डिटैच करना आना चाहिए चीज़ों से, एक चीज़। और दूसरी बात कि ये चीज़ मुझे सिखा के क्या गई, मुझे खुद में क्या परिवर्तन करना है। दिस इज़ लाइक द पर्पज़ ऑफ लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हम सब अपना अपना अलग पर्पज़ प्ले करने के लिए आते हैं दुनिया में, बट दिस इज़ समथिंग दैट इज़ मेन फॉर एवरी वन। कि लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उन्हें एक्सपीरियंस करो, फिर उनसे डिटैच हो जाओ। चाहे तो डिटैच होकर ही एक्सपीरियंस कर लो, तुम्हारी मर्ज़ी है। बट इनिशियल स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ हम में से ज़्यादातर लोग अटैच होकर ही एक्सपीरियंस कर रहे थे, जब तक एक खींच के हथौड़ा पड़ता है ना लाइफ लेसन्स का, और तब समझ आता है कि थोड़ा सा दूर रह के एक्सपीरियंस करने चाहिए चीज़ों को, ठीक है। थोड़ा सा दूर रहने का मतलब इन्वॉल्व तो हो, अटैच्ड नहीं हो, डिटैच्ड हो, ठीक है। बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। और उसके बाद में कम्प्लीटली डिटैच होने का भी, किसी भी चीज़ से डिटैच होने का मतलब कि इसको छोड़ देने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी, इसलिए डिटैच होकर करो, ठीक है। ये एक तो छोड़ देना होगा, और दूसरा अपने आप में ये चीज़ तुम्हें क्या सिखा कर गई, ये इंसान तुम्हें क्या सिखा के गया, ये एक्सपीरियंस तुम्हें क्या सिखा के गया, उसे सीखो और अपने आप को एलिवेट करवाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ। दिस इज़ लाइक पर्पज़ ऑफ एवरी सोल, एवरी इंडिविजुअल। ओह माय गॉड, ठीक है। तो हमारे पास हीलिंग जर्नी के फर्स्ट स्टेप था कि आपको आपका ट्रुथ रियलाइज़ हो जाए। वो कैसे होगा, वो डिवाइन डिसाइड करते हैं आपको कितने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बाद आपको वो आप खुद मतलब काइंड ऑफ डिवाइन डिसाइड नहीं करते, आप करते हो। कहने की बात यह है कि आप कब मानोगे, कब जागोगे, दुनिया से दूर कब हटोगे और अपने आप पर ध्यान देना कब शुरू करोगे। कितने थप्पड़ चाहिए आपको ज़िंदगी के, कितने थप्पड़ चाहिए आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस के, कि आप अपनी अंदर एक्चुअली झांक के ढंग से अपने ऊपर फोकस कर लो। तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया अपना ट्रुथ रियलाइज़ करने का। सेकंड स्टेप होता है उस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने का, उस ट्रुथ के साथ पीस, टू मेक पीस विद योर ओन ट्रुथ। बिकॉज ट्रुथ के सारे हिस्से अच्छे नहीं होते, ट्रुथ अपने आप में एक होल है, कंप्लीट है, छेद होल नहीं, WHOLE वाला होल। तो उसको अपनाना, ठीक है, और उसको पूरा अपनाना, क्योंकि उसके कई हिस्से इतने बुरे, इतने भयानक, इतने गंदे, इतने बदसूरत, इतने डरावने होंगे ना, उन्हें अपनाना, करके दिखाओ। दैट इज़ वेयर योर इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ कम्स इन टू प्ले, दैट इज़ वेयर योर इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ इज टेस्टेड, ठीक है। Oh my god, I have literally, oh my god, ached my back. थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। ओके, सो वो है बात, मेन मेंटल स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पे टेस्ट हो रही है कि तुम्हारा सच तुम्हें याद तो दिला देगी कुदरत, लेकिन उसके बाद में तुम्हारा सच वो नहीं है कि जो तुम पहले थे। जब तक दुनिया ने तुम्हें मतलब सिखाना शुरू किया था कि तुम कौन हो, उससे पहले जो तुम थे, सिर्फ वो तुम्हारा सच नहीं है।
तुम्हारा सच ये भी है कि तुमने अवेयरनेस में अनअवेयरनेस में तुमने दुनिया की बातें मानी, एक्सेप्ट की, ये भी तुम्हारा सच है। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते गए, फॉलो करते गए, ये भी तुम्हारा सच है। तुम खुद अपने पास वापस नहीं लौटे इतने साल, ये भी तुम्हारा सच है। तुम्हारा सच मासूम ही नहीं है, तुम्हारा सच निकम्मा भी रहा है। तुम सब कुछ रहे हो, संपूर्ण हो तुम अपने आप में। तो अपने सच को अपनाना, दैट इज़ योर सेकंड स्टेप, एंड एवरी स्टेप हैज़ इट्स ओन डिफ़िकल्टी लेवल। उसके बाद में आता है थर्ड स्टेप कि अपने सच को फिर से याद करने के लिए प्रैक्टिस करना, रोज़ हर दिन माइंडफुली जीना। ओ माय गॉड, आफ्टर लिविंग इन ऑटोपायलट मोड फॉर ऑल दीज ईयर्स, फाइनली स्टार्टिंग टू लिव माइंडफुली, कॉन्शियसली, इट इज़ लाइक एक चाकू पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे वाला एक्सपीरियंस, और तुम छाती लेके खड़े हो गए भगवान जी। बिकॉज यू नीड दैट। बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप माइंडफुली ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हो हर रोज़। एट स्टार्टिंग बहुत प्रॉब्लम होती है, थकान होती है, तुम्हें फील होता है कि अगर कॉन्शियसली ज़िंदगी जिएंगे बिना किसी पैटर्न के, तो अपने आप में काफ़ी बड़ा काम है वो। अपनी मेंटल ऊर्जा रोज़ कि भाई हर मोमेंट में माइंडफुली डिसीजन लेना कि क्या सही है क्या गलत, और स्पेशली इतने सालों उस तरीके से ना जीने के बाद। सो एनीवेज, थर्ड स्टेप आता है टू प्रैक्टिस एंड एम्बॉडी योर ट्रूथ। जैसे जैसे आप वो करते जाते हो हीलिंग जर्नी के ड्यूरिंग प्रैक्टिसिंग एंड एम्बॉडिंग योर ट्रूथ, साथ में आपकी सेल्फ हेल्प जर्नी स्टार्ट हो जाती है कि जितना आप खुद को जानते जाओगे उतना आप खुद के करीब आते जाओगे। इन द फर्स्ट प्लेस आपको खुद को जानने के लिए खुद के करीब जाना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप जाते जाओगे तो आप अगर करीब जा रहे हो और खुद को अपना भी रहे हो, पीछे कई बार आप भागने की कोशिश करोगे खुद से, क्योंकि आप खुद को देखोगे ना, इट्स लाइक खुद को नंगा देखना, बिना कपड़ों के देखना, अपना सच एक्सेप्ट करना, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी हर बुराई को अपनाना। इट्स स्कैरी एज फक। एंड जैसे जैसे आप खुद को जानते जाओगे आप भागने की कोशिश करोगे, पर आप लौट आओगे धीरे धीरे, और धीरे 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 जैसे आप खुद के पास जाते जाओगे, you will become one with your true self, and as you will become one with your true self, you will also become one with the divine that you possess, that you already embody within yourself right from your birth or even before the birth. You will connect to the divine that you are somewhere. You are somewhere from a million birds, a million light years ago. If that makes sense saying that. If it doesn't, forget it. But मेरे को तो ये कहना था सब कुछ because it was important. And that's it. जितना आप अपने अंदर के डिवाइन से जुड़ते जाओगे उतना ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है ज़िंदगी। पर दर्द एवरी पॉइंट आप ग्रो करते हैं ना अपनी जर्नी में, इट्स लाइक एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा बेटा, दर्द महसूस करो और फिर आगे जाओ। एंड सो या अच्छी वीडियो बन गई भाई। कोई भी टॉपिक आ जाता है ना मुंह पे। स्टार्ट हमने किया था कहाँ से कि आप अपना वो वर्ज़न, क्योंकि देखो ये पूरी लाइफ जर्नी जब आप रियलाइज़ कर रहे हो तो आप कई सारे लोग बने होंगे, कई सारी लाइक मेरे लिए मैं बोलती थी मैं कई सारी लड़कियां बनी हूँ अभी तक, और उनमें से वो लड़कियां जब मैं अपनी सॉफ्ट फेमिनाइन एसेंस में थी ना, आई लव दैट गर्ल। उसे किसी का डर नहीं था उन पर्टिकुलर मोमेंट्स में। शी वॉज फियरलेस, शी वॉज फ्री, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज चर्पी एंड ग्लो। बट वो जो सॉफ्ट फेमिनाइन एसेंस होती है जिसे छोड़ देना, सप्रेस कर लेना, दबा लेना हमें दुनिया सिखाती है, वो कहीं ना हम सब की छूट जाती है। मतलब सब लड़कियों की, आउच, लड़कों के बारे में आई डोंट नो, तो सब लड़कियों की ना कहीं वो पीछे छूट जाती है सॉफ्ट फेमिनाइन एसेंस, ठीक है। बट एज आई एम लर्निंग
एंड मूविंग थ्रू माई हीलिंग एंड सेल्फ लव जर्नी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जब वो जो हमारी सॉफ्ट फेमिनाइन एसेंस छूटती जाती है ना पीछे और दुनिया में मैस्कुलिनाइज्ड करती जाती है, तो हमारे अंदर ही जो एनर्जी है ना, जो दिव्य एनर्जी है, डिवाइन की प्रेजेंस है, वो कहीं ना कहीं बहुत पिस ऑफ हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो ट्रुथफुल है, वो जस्टिस है, काइंड ऑफ निष्पक्ष है, न्यायिक है, तो उसे अच्छा नहीं लगता। तो आप ही के अंदर जब आपके अंदर की सरस्वती और लक्ष्मी को सेफ फील करने के लिए जगह नहीं देता ना समाज, तो आप ही के अंदर की दुर्गा और काली जाग जाती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे अब से कुछ 2 साल पहले, शायद 2 या 3 साल पहले, अचानक से भैरव बाबा की तरफ अट्रैक्शन नहीं कहूँगी, इट वॉज समथिंग डिफरेंट, इट वॉज कि एक पुल, इट वॉज जस्ट कि आप खींच रहे हो बस किसी डायरेक्शन में, आपको नहीं पता क्यों क्या गया, आपको है एक लाइकिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, बट जो आपकी मूवमेंट है इट इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली डायरेक्टेड बाय यू, इट इज़ कि आप बस, तो मैं इवन उनके बारे में जानने भी लगी, भैरव बाबा के बारे में, शायद 2-3 साल पहले थ्रू पॉडकास्ट्स, वहीं से जहाँ से आप सब लोगों ने भी शायद जाना होगा। सो आई स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स भैरव बाबा, ठीक है, वहाँ तक ठीक था, बिकॉज भैरव बाबा से तो आई वॉज लाइक बहुत ईजीली कनेक्टेड, कि बस ज़िंदगी में जो दोस्त चाहिए थे वो मिल गए भाई, इनसे सब दिल की बोल लो एकदम, क्योंकि बाबा को ट्रुथ पसंद है, मेरे को भी ट्रुथ ही पसंद है, पर मैं फट्टू रही इतने साल, डरपोक रही, जिससे अपना ट्रुथ ही एम्बॉडी नहीं किया गया, और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ वही चीज़ दे रही थी कि मैं अपना सच ही नहीं बोल पा रही हूँ। भाई ये कोई बात होती है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपना सच नहीं बोल पाना से मुझे इतनी सारी तकलीफ़ें हो रही हैं, लाइक मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट बाबा को समझ आ रहा था। सो वो खुद ही आ गए लाइफ में, अचानक से खुद ही आ गए, मतलब उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आने लगी, हम उनके बारे में जानने लगे थ्रू यूट्यूब एंड पॉडकास्ट एंड थिंग्स, उनके बारे में जानने लगे, तो ऐसे लगा कि अपने बारे में जानने लग रहे हैं कि ये तो भाई, मतलब ये जो फॉर्म है भैरव बाबा नाम की, ये तो काफ़ी जानी पहचानी, काफ़ी घर वाली फीलिंग लग रही है, ऐसा क्यों। सो और जानने लगे और ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे कि भाई बाबा तो मस्त है भाई, मतलब बाबा तो कितने वैसे लगते जैसे हम चाहते थे कि भाई लाइफ में कोई हो, तो और जानने लगे, धीरे धीरे बाबा की तरफ अट्रैक्ट हुए, काइंड ऑफ कह सकते हो, ठीक है। फिर तांत्रिक पर्सपेक्टिव्स भी आने लगे, तो फिर हम थोड़े से डर गए कि भाई ये सब कैसे आ सकता है, इनके बारे में तो है ना। बट फिर जब तुम बाबा की शरण में जाते हो ना, एज अ गुरु, अ लीडर, जब तुम बाबा को देखते हो कि भाई आप बताओ क्या करें क्या नहीं, सो जब तुम डिवाइन की ग्रेस में, डिवाइन की छत्र छाया में जाते हो ना ऐसे, तो हर डिवाइन एनर्जी की अपनी कुछ गुण होते हैं। बाबा के गुण जो मुझे समझ में आया कि एक तो बाबा ट्रुथफुल, बहुत ऑनेस्ट, इट्स लाइक बेस्ट, मतलब साक्षात ट्रुथ का एम्बॉडीमेंट है कोई मेरे लिए एटलीस्ट, तो भैरव बाबा इन द फर्स्ट प्लेस, वहाँ से, ठीक है। उसके अलावा बाबा इज़ वेरी फियरलेस, कोई डर कुछ नहीं, और फिर मतलब देखो काफ़ी कनेक्टिंग है, काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री, कि भाई जब आप सत्य बोलोगे तो आपको किस चीज़ का डर, किस चीज़ का ड्रामा है, तो ट्रुथ एंड फियरलेसनेस दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, एक तरह से अगर तुम देखो, सत्य और निडरता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। सो जब आप बाबा की शरण में जाते हो, ठीक है, तो भले ही आपको डर लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप इंटरनली कनेक्ट हो ना, डिवोटेड हो, भले ही आपको खुद को पता भी नहीं है कि, भले ही आप डर भी रहे हो कि भाई बाबा क्या मतलब चीज़ें आ रही हैं अचानक से, आपके बारे में क्यों सब कुछ जानने को मिल रहा है, तो आप जाते हो, तो अब क्योंकि आप बाबा की छत्र छाया के अंडर हो ना, तो भले ही आपको डर लग रहा है ना, फिर भी आपको डर नहीं लग रहा है, आपका धीरे धीरे आपका डर ख़त्म कर देंगे बाबा। सो धीरे धीरे लाइक आई स्टार्टेड नोइंग अबाउट भैरव बाबा। फिर उसके बाद में
भाई तंत्र पर्सपेक्टिव्स के बारे में जानने को मिला अबाउट भैरव बाबा, फिर धीरे धीरे काली माँ, ठीक है। एंड बचपन से जैसे हम भगवान जी को या उनकी फॉर्म्स को जानते हैं ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट देन जो अभी जिस तरीके से हम सब लोगों को उन्हें उनके बारे में जानने को मिल रहा है, जिस तरीके से स्पिरिचुअलिटी का राइज हो रहा है, उसके बाद में हम जिस तरीके से उन्हें जान रहे हैं, दैट इज़ वेरी डिफरेंट भाई। दैट इज़ नॉट, ऐसे नहीं जानते थे हम भगवान जी को। ओके, सो एनीवेज इट इज़ फियर्स जो अभी जिस तरीके से हम जाने, हम एक्चुअली पावर को जान रहे हैं। पावर को जानना, टू नो पावर, एक्चुअली इट इज़ लाइक अपने आप में इतना ट्रेमेंडस पावरफुल डायनामिक एक्सपीरियंस है ना, कि आपके अंदर कुछ होना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए आपके अंदर बूता होना चाहिए। हिंदी में कहते हैं ना बूता, क्षमता, हिम्मत। यू नीड टू हैव दैट, ठीक है। एंड कहाँ पे थे हम? So that to receive that information, to receive esoteric knowledge and wisdom, and to actually like consume it, digest it, sustain it inside yourself, it is such a big thing in itself. नॉर्मल मनुष्य के बस की बात नहीं है। जो जो लोग कर पा रहे हैं आज के टाइम में, पिछले कुछ सालों से, इट इज़ अ बिग थिंग। ओम, सिर्फ ओम का उच्चारण कर पाना इज़ अ बिग थिंग। ओम के उच्चारण को सुन पाना इज़ अ बिग थिंग। देवी मंत्र, कोई भी नॉर्मल मंत्र, नॉट इवन फ्रॉम तांत्रिक पर्सपेक्टिव या कुछ भी, ये चीज़ मेरे को कभी पहले फील नहीं हुई थी और मैं कभी इतना ध्यान भी नहीं देती थी, बाकी सब लोगों की तरह ही इसी दुनिया के मनुष्य हूँ। बट ईश्वर का नाम भी आप ईश्वर की कृपा के बिना नहीं ले सकते। इट इज़ अ ट्रू थिंग एंड इट इज़ अ वेरी डायनेमिक, वेरी पावरफुल थिंग इन इट सेल्फ। कि मैं ना, मतलब मेरे को गाने गाना और डांस करना लाइक बहुत पसंद है। तो मैं बचपन से कृष्ण जी के भजन हर स्कूल में होते हैं, जन्माष्टमी आ रही है नाचो, आई वॉज लाइक स्ट्रांगली कनेक्टेड टू दैट। तो मैं अपन भाई गणेश जी का है, कृष्ण जी का है, शिव जी का है, कहीं से ले आओ बे, मेरे को बस अपना दिल मैच होना चाहिए वहाँ से भाई। अपन नाचेगा, अपन गाएगा, बस मेरा वो था, ठीक है। बट आई नेवर रियलाइज कि भाई अब वो भी आप तब कर सकते हो जब उनकी मर्ज़ी है। तुम्हारे मुंह में ज़ुबान दी गई है, तुम्हारी आवाज़ दी गई है, तुम्हारा शरीर सही सलामत है, तुम्हें वो इतने रिसोर्सेज दे दिए गए हैं कि भाई गाने सुन सकते हो, नाच पा रहे हो, कोई तुम्हें मार नहीं रहा, रोक नहीं रहा। ये भी डिवाइन की ग्रेस से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये था। अब उसके बाद में जब ये फेज़ चल रहा है, अभी भैरव बाबा के बारे में जानना शुरू हो रहा है, तो तांत्रिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग किसी ने तो बताया था कि भैरव बाबा और माँ काली के पाथ पे जो लोग चलते हैं तो उन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इट इज़ वेरी फियर्स एंड मतलब दिक्कत ही है भाई। बेसिकली ये है कि भाई भैरव बाबा और माँ काली के पथ पे आप चल रहे हो तो आपकी वाट लगने वाली है, आपकी बैंड बजने वाली है, आपको पड़ने वाले थप्पड़, ठीक है। बट ये मुझे समझ में आया था पहली बार उस चीज़ को सुन के, भाई जो मैंने कई लोगों के मुंह से पॉडकास्ट वगैरह में सुनी थी, क्योंकि मेरे को डर लगता था ना बहुत। तो मेरे को ये समझ आया, तो मैं तो भैया दूर ही, मैंने कहा मेरे बाबा पसंद तो बहुत हो पर पथ पुथ पे नहीं चल सकता मैं, मुझे डर लगता है, मैं नहीं। ठीक है। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मुझे लगता है बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा ये, कि मैंने तो मतलब आई हैड लव फॉर बाबा एज वेल एज माँ, ठीक है। बट मेरे को डर भी बहुत लग रहा था भाई, माँ काली की फॉर्म तुम कभी ढंग से देख लो ना तो तुम्हारे अंदर से भी मतलब ज़मीन हिल जाए कि भाई गए अब तो, मतलब पता नहीं, बट इट यूज़ टू स्केयर मी अ लॉट। तो मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करती थी मैं, कि माँ मतलब आई लव यू बट आई एम ऑल्सो स्कैर्ड ऑफ यू, ठीक है। बट धीरे धीरे जब भगवान जी की किसी फॉर्म को आपको कोई बात समझानी होती है, कोई सबक सिखाना होता है ना, तो दे विल मेक यू डू थिंग्स इवन इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू दैम। तो धीरे धीरे माँ ने अपने पास बुलाया। एंड एक मंदिर है हमारे यहाँ पे, मैं कभी उस मंदिर में नहीं गई थी। मतलब ऐसे होता था कि मैं उस मंदिर के आसपास जब होती थी तो कुछ ना कुछ ऐसे होता था कि मैं अंदर नहीं जा पाती थी। एक बार माँ ने बुलाया, एक दिन सडनली मन किया कि जा जा। मैं गई, मैं बहुत देर वहाँ बैठी, मुझे कोई मंत्र फंत्र कुछ नहीं आता था। मैं बस बैठी, माँ काली का मंदिर था, मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतनी शांति भाई। और मैं कुछ वो आसन उसन भी नहीं लिया था मैंने, ऐसे ही ज़मीन पे बैठ गई थी ना,
बहुत देर मैं बस शांति से बैठी हुई हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है भाई, इतना अच्छा, मतलब ज़िंदगी में कभी इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। बस कुछ नहीं, शांति, बस चुपचाप बैठी हुई मैं, कोई नहीं है मंदिर में। मतलब उस मंदिर, वो मंदिर घर में है तो वहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, बट उस मंदिर की जगह पे कोई नहीं आता। तो वो जिनका घर है वो लोग अपना काम वाम कर रहे थे उधर, आंटी वांटी थे, पर मैं अलग बैठी थी शांति से, बहुत देर में बैठी थी। मेरा मन करता मैं वहीं बैठी रहूँ, मैं निकलूँ ही ना वहाँ से बाहर। तो मैं बहुत देर बैठी रही, ठीक है। तब मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद मैं कई महीने अपना नॉर्मल ज़िंदगी चल रही, कुछ नहीं पता क्या क्या हुआ, ठीक है। फिर अभी कुछ टाइम पहले मुझे ये समझ में आने लग गया कि माँ काली जब जीवन में आती है ना, तो उसका क्या मतलब होता है। कि माँ काली आपको ये सिखा रही है कि अपने गुस्से को अपनाना सीखो। तुम्हारी पावर तुम्हारी रेज में लाई करती है, तुम्हारे अंदर की शक्ति तुम्हारे गुस्से में स्थापित है, कैद है, उसे बाहर निकालो। अपने गुस्से को घिनौना, घटिया और गलत मानना और कहना बंद करो, क्योंकि तुम्हें दुनिया ने सिखाया है तुम्हारा गुस्सा पवित्र है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें तब आता है जब तुम्हारे साथ अन्याय होता है, जब किसी ने तुम्हारी बाउंड्रीज़ क्रॉस की हैं, जब किसी ने तुम्हारी नीड्स और डिज़ायर्स सप्रेस करने की कोशिश की, जब किसी ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम अपना सत्य दबाओ, तब आता है तुम्हें तुम्हारा गुस्सा। और माँ काली जब जीवन में आती है ना, तो वो तुम्हें तुम्हारा सत्य अपनाने में ही मदद करती हैं। वो तुम प्यार से मानोगे हो नहीं, करोगे हो नहीं, तुम्हारा चैलेंजेस देती हैं और फिर तुम्हें समझना पड़ता है। एट लास्ट तो तुम मानोगे। अगर भगवान की कोई भी फॉर्म तुम्हारी टीचर बन के तुम्हारे जीवन में आ गई ना, तुम रो लो, छोटे बच्चे की तरफ फैल जाओ, ज़मीन पे लेट मारो कि नहीं नहीं भगवान जी नहीं, कुछ मर्जी कर लो। अगर उन्होंने सोच लिया कि तुम्हें कुछ सिखाना है, तुम सीखोगे बेटा। रो रो के सीखोगे, खिचड़ 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 के सीखोगे, रगड़ रगड़ के सीखोगे। तुम्हारे लहू लुहान हो जाएगा तुम्हारा अस्तित्व, पर तुम फिर भी सीखोगे। तुम्हें इच्छा होगी कि तुम आगे बढ़ो उस पथ पे, जानो समझो चीज़ों को। तो माँ काली यही सिखाती हैं कि हर लड़की के लिए उनका यही मैसेज है कि जो उनका मैसेज जो मैं एम्बॉडी करने लगी हूँ ना, अब मैं तुम्हें उस लैंग्वेज में बताती हूँ कि यदि मेरे अंदर की सरस्वती और मेरे अंदर की लक्ष्मी को आप एक सुरक्षित पर्यावरण प्रोवाइड नहीं करवा पाए, तो आप मेरे अंदर की दुर्गा और काली से मिलने के लिए तैयार रहिए। कहने का अर्थ समझ रहे हो कि मैं यदि आप मेरे अंदर की सरस्वती और मेरे अंदर की लक्ष्मी को इज़्ज़त, सम्मान, प्यार, केयर, सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाए, कि आप मेरे अंदर की लक्ष्मी और मेरे अंदर की सरस्वती को सेफ फील नहीं करवा पाए, तो आप मेरे अंदर की दुर्गा और मेरे अंदर की काली से मिलने के लिए तैयार रहिए। कि अब जो आतंक, जो तबाही, जो प्रलय, जो तांडव आएगा, वो आपने खुद बुलाया, आपने खुद न्योता दिया है उसे। अब इसलिए अब सवाल मत उठाना। जब पूरी ज़िंदगी आपको औरतें ये समझाती रही कि औरत की इज़्ज़त करो, औरत की इज़्ज़त करो, औरत की इज़्ज़त करो, और आपका समाज फिर भी अंधा, गूंगा, बहरा बन के बैठा रहा ना, तो अब जब आपको कोई बताएगा नहीं कि औरत की इज़्ज़त करो, अब आपके अंदर ही आवाज़ गूंजेगी कि औरत से डरो। तो सवाल मत उठाना कि औरत ऐसी क्यों बनी। अब डरना मत, अब भागना मत, क्योंकि अब जो प्रलय, जो तांडव आपने इतने साल इग्नोरेंस के बल पे खुद बुलाया है ना, अब वो आएगा तो किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। समझ रहे हो ना। अब काली जाग चुकी, और काली किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का कुछ नहीं होती। काली सिर्फ खुद के लिए जीती है, काली सिर्फ न्याय के लिए जीती है, काली पाप का विनाश करती है, काली धर्म के लिए जीती है, काली
पुण्य के लिए भी नहीं, धर्म के लिए जीती है, धर्म को स्थापित करती है काली खुद के लिए जीती है, खाली खुद को जीने, खुद को सम्मान देना, खुद को रिस्पेक्ट करना जानती है काली, खुद से प्यार करना जानती है। एंड दैट इज़ द मैसेज आई लर्न फ्रॉम माँ काली, कि अपने आप को अपनाना सीखो पुत्री, कि कोई भी औरत, कोई भी लड़की जब तक खुद अपना सम्मान करना नहीं सीखती तो पूरी दुनिया में कोई भी उसका सम्मान नहीं करता। कहाँ तो मुझे डर लगता होता था माँ काली से कि माँ, मुझे लग रहा था ज़िंदगी किसी ऐसे मोड़ पे जाने वाली है कि भाई साधना वाधना करेंगे, बहुत सारे मंत्र पढ़ेंगे, कुछ तो बहुत ही, बट द थिंग इज़ कि द पाथ ऑफ डिवाइन इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। आपको कौन सा पाथ डिवाइन चलवाएंगे आपको भी नहीं पता, ठीक है। एंड मुझे जो मतलब सबसे गोल्डन बात माँ काली की प्रेजेंस में, उनकी छत्र छाया में रियलाइज़ हुई है, महसूस हुई है, वो यही कि माँ यही कहती हैं कि तुम में हर शक्ति है, बस तुम्हें उसे एम्बॉडी करने की देर है। कि तुम अपनी आवाज़ को कोमल बनाती हो, अपने हृदय को इतना कोमल बनाती हो, अपनी आँखों को इतना, अपनी जो तुम्हारी नज़र है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि पत्थर को पिघला दे। तुम ये प्रेम, हर लड़की, हर औरत अपने अंदर तुम जो ये जगाती हो, ये तुम खुद जगाती हो। तुम्हें इस दुनिया का कोई भी इंसान अच्छा महसूस नहीं करवा सकता अगर तुम खुद मना कर दो, खुद ये डिसाइड कर लो कि मैं करवाने दूंगी ही नहीं। तो तुम्हारी खुशी किसी और इंसान से नहीं आती, इट्स ऑलवेज विद इन यू। तुम हो जो सब कुछ इनिशिएट करती हो। लक्ष्मी तुम हो, सरस्वती तुम हो, दुर्गा तुम हो, काली तुम हो। वो शक्ति जो इस संपूर्ण संसार को चलाती है वो तुम हो। उसे जानो, उसे पहचानना सीखो, उसे अपनाना सीखो, उसे एम्बॉडी करो हर रोज़, अपनी बातों में, अपने एटीट्यूड में, अपने कपड़ों में, अपनी अस्तित्व में। बन जाओ जो तुम हो, हमेशा से थी। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। काली की पुत्री किसी से नहीं डरती, काली की पुत्री को किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ माँ शायद अपनी हर बच्ची, हर औरत, हर बेटी को यही मैसेज देना चाहती हैं। मैं बहुत डरी थी इन द स्टार्टिंग जब माँ काली की एंट्री मेरी लाइफ में हुई थी, बट जैसे जैसे माँ लेसन्स देती हैं और समझाती हैं, दैट लव विच यू एक्सपीरियंस ना, माँ की प्रेजेंस इज़, आपका दिल परिपूर्ण हो जाएगा कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं होता। कि माँ है ना, देखो भैरव बाबा से आई हैव स्टिल लाइक, बाबा इज़ माई फेवरेट, बाबा इज़ बाबा, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बट अभी जब माँ आ गई है ना तो फिर माँ है, फिर बाबा थोड़ा, मतलब माँ इज़ लाइक फिर सुपीरियर, सुपीरियॉरिटी। तो या सॉफ्ट फेमिनाइन की बातें करने से ही ये वीडियो शुरू हुआ था, वहीं पे ख़त्म हो रहा है कि सॉफ्ट फेमिनाइन को जो उसके हिस्से की रिस्पेक्ट, लव, केयर, सपोर्ट, सेफ्टी नहीं मिलती है, प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, और उसे खुद को ईदर सप्रेस करना पड़ता है और मैस्कुलिनाइज्ड करना पड़ता है, तब डार्क डिवाइन फेमिनाइन जागती है, एक्टिवेट होती है। कहीं अलग जगह से वो एनर्जी नहीं आ रही होती, वो एनर्जी हर लड़की के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, हर लड़की, हर औरत के अंदर। वो बस एक्टिवेट हो जाती है जब किसी औरत, किसी लड़की के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक पहुँचने वाला है, कौन कौन सुनने वाला है, पर जिस लड़की, जिस औरत तक ये पहुँचे, मेरी बस यही आशा है कि आपको वो महसूस हो जाए जो अब मुझे होने लग गया है, कि आप अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की काली को पहचान लें। और वो लड़के, वो घिनौने घटिया लोग जो लड़कियों की इज़्ज़त नहीं करते हैं, जिनके मन में गलत भाव हैं, और वो ऊपर, उसके बाद में गलत भाव होने के बाद में वो ऊपर से एक बहुत ही सुंदर, साफ सुंदर सफ़ेद कपड़ा ओढ़े रखते हैं कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाएंगे, लड़कियों का, औरतों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे।
मुझे तरस आता है तुम पे, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि माँ काली बहुत गुस्से में है। जिस प्रकार का व्यवहार औरतों के साथ, लड़कियों के साथ इतने सालों से हुए जा रहा है, संहार होगा, विध्वंस होगा, क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये माँ तय करेंगी। पर बहुत खून बहेगा, सफाई होगी धरा की, इस धरती की। बहुत से पाप हुए हैं ना यहाँ पर, सफाई होगी, डिस्ट्रक्शन होगा, रीबर्थ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक नया युग, एक नई धरती, एक नई दुनिया का जन्म होगा। जय माँ काली, जय भैरव बाबा। वीडियो बंद ही नहीं हो रहा है हमारा, बताइए।